चलो बच्चा पढ़ाई करते हैं, पहले बातें करेंगे बाद में, बातें बाद में करेंगे, पहले पढ़ाई करते हैं, ठीक है बच्चा। चलो तो देखो हम लोग बेटा ईएमएफ चैप्टर खत्म कर चुके थे, है ना बेटा, और अब एक न्यू चैप्टर में इंटर कर रहे हैं बच्चा। नया चैप्टर हमारा है, नया चैप्टर हमारा क्या बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बच्चा, ये हमारा नया चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को बेटा हम लोग शॉर्ट में EMI भी कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो देखो बेटा अब तक जो पढ़े थे हम लोग, ये पढ़े थे बेटा चार्ज की डायनामिक प्रॉपर्टी। चार्ज की डायनामिक प्रॉपर्टी क्या था बोलो, सॉरी स्टैटिक प्रॉपर्टी। चार्ज की स्टैटिक प्रॉपर्टी पढ़े बेटा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। फिर पढ़े हम लोग चार्ज की डायनामिक प्रॉपर्टी, मतलब चार्ज के मूव करने से बना बेटा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो अब तक जो पढ़ रहे थे बेटा हम लोग, वो ये कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोगों ने बनाया मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अगर किसी वायर में या कोई कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड था बच्चा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज फ्लो हुआ, उससे करंट आया, है ना बेटा, ठीक है, और उस करंट से बन गया मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब इसका उल्टा चल रहा है बेटा हम लोग, ठीक है, उल्टा क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कर रहे हैं क्या बेटा, क्या मैग्नेटिक फील्ड से बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड से बनेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से बनेगा हमारा करंट, है ना बेटा। ये कहो तो इस चैप्टर का मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चा, इस चैप्टर का मोटिव क्या है, हमें समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड भी करंट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, कैसे, तो देखेंगे बेटा, है ना। इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है बेटा, ये शुरुआत हमारी किससे होती है, फैराडेज लॉ से। इस चैप्टर की शुरुआत होती है फैराडेज लॉ से, जो कि एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट था, है ना। फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, फैराडे ने बेटा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष निकाला, है ना बेटा। उस एक्सपेरिमेंट्स का अगर मैं बेस कहूं, अगर मैं एक्सपेरिमेंट्स का बेस कहूं तो क्या कहोगे, देखो बेटा, देख बच्चा, जैसे कि पहला एग्जांपल लूं बेटा मैं, कि एक हमारा मान ले बार मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है बच्चा, ये बार मैग्नेट और ये हमारा बेटा लूप, ठीक है। और इस लूप के एंड में एक लगा दिया बेटा हम लोगों ने क्या, गैल्वेनोमीटर, समझा। एक कॉइल हमारा, उस कॉइल के एंड में लगा दिया बेटा गैल्वेनोमीटर, और ये हमारा बेटा बार मैग्नेट, ठीक है। ऐसा देखा गया बेटा कि अगर ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो, मतलब ये रेस्ट में हो, ये भी रेस्ट में हो, या फिर दोनों की वेलोसिटी सेम हो, दोनों का मोशन बिल्कुल एक जैसा हो, है ना बेटा, तो कुछ भी डिफ्लेक्शन इसमें नहीं मिला, है ना। लेकिन जब भी हमने इन दोनों में रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस की, रिलेटिव मोशन मतलब इसको रेस्ट पे रखो, इसको इसके पास ले जाओ, ठीक है बच्चा, या इसको रखो रेस्ट में, इसको पास ले जाओ या दूर ले जाओ, इसको रखो रेस्ट में, इसको पास ले जाओ, इसको दूर ले जाओ, है ना। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट महसूस किया, क्या महसूस किया, कि एनी रिलेटिव मोशन, है ना बच्चा, एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट causes डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, है ना बेटा। फैराडे ने क्या महसूस किया कि इन दोनों के बीच में जब कभी भी रिलेटिव मोशन है बच्चा, है ना, तो रिलेटिव मोशन जब जब हो रहा है तब तक हमारा डिफ्लेक्शन आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है मतलब करंट आ रहा है, ठीक है बच्चा। दूसरा हमारा एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे कह सकते हैं बेटा, कि मान लिया एक सोलिनॉइड, मान ले बेटा एक सोलिनॉइड, इस सोलिनॉइड में एक सेल लगा है बेटा और एक स्विच लगा है ना।
एक सेल लगा है बेटा और एक स्विच लगा है, ठीक है। इसके बगल में एकदम पास में एक और लगा दिया सोलिनॉइड, है ना बेटा, और यहां लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है बच्चा। और क्या पाया गया, देखो बेटा क्या पाया गया कि स्विच जब ऑन करेंगे बेटा, जब स्विच ऑन करेंगे, है ना, तो इसमें डिफ्लेक्शन आया, है ना, और जब स्विच ऑफ किए तो डिफ्लेक्शन आया, है ना बेटा। क्या कहेंगे, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज ऑब्जर्व्ड, है ना बेटा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पाया गया, ठीक है, एट द टाइम ऑफ, at the time of closing and opening of switch, ठीक है बच्चा। तो देखो बेटा ये कहानी कुछ ऐसी है कि फैराडे के समय उस इरा की बात की जाए तो फैराडे के इरा के बहुत पहले कहा जाए तो बेटा लोगों को अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पता ही नहीं था, है ना बेटा, लोगों को अल्टरनेटिंग करंट का बिल्कुल पता नहीं था बेटा। जिस तरह का करंट हम आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं, है ना बेटा, अपने आम जीवन में जिस तरह से हम करंट का इस्तेमाल करते हैं बेटा, है ना, वो करंट उस जमाने में पता ही नहीं था। पता ना आप सबको, हम सबके बेटा घरों में सप्लाई जो होती है वो अल्टरनेटिंग करंट की होती है बेटा, है ना। लेकिन जो बैटरी बेस्ड तुम्हारा वर्क होता है, जैसे कि सेल में, है ना, जैसे कि तुम्हारा लगा है घड़ी में, है ना बेटा, या कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जो बैटरी के ऊपर काम करता है बेटा, वो डीसी होता है ना। तो पहले के जमाने में लोग डीसी करंट का इस्तेमाल करते थे, एसी का इस्तेमाल नहीं करते थे, सारा काम बैटरी बेस्ड हुआ करता था, है ना, ठीक है। उस जमाने में बेटा लोग अपने घरों में एक बैटरी जैसे सीट सेट करते थे जो मैकेनिकल वर्क से चार्ज हुआ करता था, है ना। जैसे कि लोग बाहर से घर में आए मान लो, तो घर में एक होता था हैंडल, वो हैंडल ऐसे घुमाएंगे बेटा, जब वो हैंडल घुमाते थे तो उसके हैंडल घुमाने से बैटरी चार्ज होता था, और वो बैटरी चार्ज होने से बेटा, है ना, हमारे घरों में डीसी करंट की सप्लाई होती थी, ठीक है ना। ठीक उस जमाने की बात कर रहे हैं हम। उस जमाने में फैराडे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे बच्चा, है ना। फैराडे को एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट करते करते गुस्से में आकर के उसने क्या किया, एक मैग्नेट को फेंक दिया जोर से, है ना, पटक दिया। जब पटक दिया मैग्नेट को, ठीक है, तो अचानक उसको क्या दिखा कि एक तार में जो कोई एक्सपेरिमेंट के पर्पज से एक बल्ब लगा हुआ था, है ना, जब उसने फेंका तो बल्ब में एक हल्की सी जली बल्ब। अब ये बहुत चौंकाने वाली बात थी, है ना। उस जमाने में फैराडे को ये अपने आप पे भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि उस जमाने में लोग यही सोचते थे कि अगर कहीं करंट चाहिए देन व्हाट यू नीड इज बैटरी, बिना बैटरी करंट नहीं आ सकता, है ना। तो वो जो हुआ, ये फैराडे की अपनी आंखों में भरोसा नहीं हुआ कि ये क्या हो गया, है। उसने फिर से करके देखा, फिर से बल्ब जला, है ना। तो ये जो अनोखी घटना हुई, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, समझ में ना आए उसको, है ना। तो उसने कहो तो सालों तक, कहा जाता है कि लगभग 8-10 साल फैराडे ने अलग अलग सिचुएशंस में इसी चीज को रिपीट किया, है ना, ये इंश्योर करने के लिए कि क्या हर बार ऐसा होता है ना बेटा। तो उसने पाया कि हर बार ऐसा हो रहा है। तो इतने सालों तक जब हर तरह से एक्सपेरिमेंट करके वो एश्योर हो गया, तब जाके फैराडे ने अपना लॉ दिया, है ना बेटा। यूजुअली हम लोग क्या बोलते हैं, कोई साइंटिस्ट का कोई बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, मैंने फैराडेज सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, फैराडे ने एक नहीं किया, बहुतों सारे एक्सपेरिमेंट किया, है ना, जिसमें से 2 बेसिक मैं तुमको बताया, है ना बेटा। उसने हजारों एक्सपेरिमेंट किए, हर अलग अलग सिचुएशंस में किया, है ना बेटा। और हर बार क्या पाया कि जब भी किसी कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, इस कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है ना, तो फिर इसमें करंट आता है ना। तो फैराडे ने इसने एक टर्म का नाम दिया मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। उसने क्या कहा कि देखो कोई भी कॉइल है, कोई भी कॉइल से
जब तुम बार मैग्नेट रखोगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल के एरिया से पास करेगा बेटा, है ना। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल के एरिया से पास किया तो फ्लक्स बना, मैग्नेटिक फ्लक्स बना, है ना। जिस तरह से बनता है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे ही बना मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स बनने से कोई बात नहीं बनी। बात कब बनी? जब मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी किया गया, पास लाया गया या दूर ले जाया गया, है ना बेटा। तो जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी किया इसके अंदर, तब तब उसमें करंट आया, है ना। तो फैराडे ने एक रूल बनाया। क्या बनाया रूल बेटा? क्या लॉ दिया उसने अपना? कि जब भी किसी लूप या कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी किया जाए, है ना, किस तरह से किया जाए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे भी करो, है ना बेटा। तुम जिस तरह से कर सकते हो वैसे करो, है ना बेटा। जब जब तुम ये फ्लक्स को वेरी करोगे तब तब उसमें करंट आएगा, ठीक है। और जितनी ज्यादा तेजी से फ्लक्स वेरी करोगे उतना ही ज्यादा करंट आएगा, ठीक है बच्चा। तो डायग्राम बनाओ, लिखवाता हूं इसके बारे में। साइंटिस्ट के साथ ही ऐसा क्यों होता है? नहीं बेटा, होता तो सबके साथ ऐसा है, होता तो हर इंसान के जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ है ना। साइंटिस्ट वो होते हैं जो उस घटनाक्रम को एक थ्योरी के साथ, एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक लॉ के साथ जोड़ सके, है ना। घटनाएं तो बेटा जीवन में हमारे साथ बहुत होती हैं, है ना। बस वो उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं और चीजों को रिलेट कर पाते हैं। एमएस वीरा बोलो बेटा। तो सर वो पहले ही म्यूट अनम्यूट कर वो सर रिजेंट कर दिया था, ध्यान ही ओके नहीं बच्चा, आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। निखिल बोलो। सर मेरे को डाउट है सर कि ये हम्म प्रॉपर्टी है कि ऐसा क्यों होता है सर, ये प्रॉपर्टी है कि या कुछ और है सर, इसका कोई और साइंस है? साइंस ही है बच्चा, है तो नहीं सर तो ये कोई साइंस ही है। ऐसा क्यों नहीं सर, इसको पास लाने से या दूर ले सबसे जाने पहली से बात देखो करंट बेटा, कैसे? जब भी कोई चीजें हमारे सामने घटती हैं तो सबसे पहले क्या होता है, कोई घटना घटती है हमारे पास, है ना यस बेटा। सर, यस उस सर। घटना को हम एनालाइज करते हैं, है ना। तो तुम भी इसको ऐसे ही सीखो। अभी यहाँ पे ऐसा हुआ, अबे कैसे हुआ, क्यों हुआ, सीखेंगे, है और ना सर बच्चा। एक और डाउट है, एक और डाउट है क्या? सर। हर बार तो अगर मान लीजिए गैल्वेनोमीटर नहीं होता, बल्ब होता सर, तो कुछ हर भी बार होता, तो देखो बेटा, लाइट तो नहीं गैल्वेनोमीटर, जलती सर। सर कैसे बताओ, कैसे सर? गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस, गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस टू हाँ मेजर करंट, हाँ। है ना यस बच्चा। सर, यस जब सर। गैल्वेनोमीटर नहीं था तब भी करंट था उसमें, लेकिन उस करंट को नापने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर लगाया। अगर पूछे गैल्वेनोमीटर क्यों लगाए, आमीटर क्यों नहीं लगाए, पूछ सर सकता अगर है ना। बल्ब बल्ब लगा देते सर, तो हाँ बल्ब बेटा, को, तो भी चलेगा बल्ब, हाँ तो सर अगर पास ले जाते तो मान लीजिए बल्ब जलता, लेकिन दूर ले जाएंगे तब भी बल्ब जलेगा सर। तो अपोजिट तभी बल्ब डायरेक्शन में, चलेगा। हाँ, अपोजिट अगर यहाँ डायरेक्शन से में पास करंट ले तो। जाओगे तब भी जलेगा बल्ब, दूर ले जाओगे तभी जलेगा बल्ब। लेकिन बल्ब ऐसा होना चाहिए, है ना बेटा, जो जो इसमें दोनों छोटे तरफ। से छोटे करंट के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड दे। यस सर। जैसे घर में तुम्हारा 100 वाट का बल्ब होगा, उसको हाँ। 3 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दो, क्या बल्ब जलेगा? नो सर। नहीं जलेगा बल्ब ना बेटा। तुम्हारे नो घर का सर। ट्यूबलाइट, उसको क्या करो, एक पेंसिल सेल से जोड़ दो, जलेगा तो नहीं। मतलब नहीं। उसके अंदर इतना वोल्टेज नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सके, लेकिन करंट तो फिर भी जा रहा है, हाँ बहुत यस कम सर, करंट है ना। यस सर। तो डिपेंड करता है कि कितना करंट आएगा, कितनी तेजी से ले आते हो, है ना बेटा। यस सर। इसको लिखो बच्चा। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, बताओ। हेलो, हाँ बेटा बोलो। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। चलो बच्चा, अभी क्लास ले रहा हूँ मैं, है ना, बात करते हैं बाद में, ओके बच्चा, ओके।
हाँ बेटा फर्स्ट बोर्ड है, हिमांशु बोलो। सर एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने मरकरी के ना कप के अंदर है ना एक मेटेलिक रॉड से ना एक मूविंग स्ट्रक्चर बनाया था उसके हाँ एक्सपेरिमेंट में। आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या वो? क्या फिर से बोलना एक बार। मरकरी कप में है ना, मरकरी कप में। हाँ मरकरी भरे हुए कप में उसने एक हाँ वो मेटेलिक रॉड डालकर है ना एक मूविंग स्ट्रक्चर बनाया था लाइक मोटर। नहीं बताओ, तो मुझे पता नहीं बेटा इसके बारे में। सर उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। मुझे पता नहीं बेटा इसके बारे में, मैं कैसे बताऊं। विकास बोलो। सर ये जो आप बोल रहे थे सर, मैग्नेट फेंकने से बल्ब जलने लगता है सर, वो थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर दीजिए सर, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया। बेटा ये एक्सपेरिमेंट है जो फैराडे ने महसूस किया, है ना, कि जब भी किसी कॉइल के आसपास, कॉइल के सराउंडिंग के आसपास, इसके सराउंडिंग में, इस वाले के सराउंडिंग में जब भी मैग्नेटिक फील्ड वेरी किया तो उसमें करंट पाया, ये फैराडे ने महसूस किया। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, चैप्टर सी के बारे में, है ना बच्चा ये। तो देख बेटा यहां भी दिख रहा है तुमको, बार मैग्नेट पास लोगे तो क्या होगा, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। यहां देखो बच्चा, जब स्विच ऑन करोगे ना बेटा, तो इस सर्किट में करंट ग्रो करेगा ना, जीरो से करंट आई होगा बेटा। तो जब करंट इसमें ग्रो करेगा तो इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके पास करेगा बेटा, है ना। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट एन आई, वो आई बढ़ने से यहाँ फील्ड बढ़ेगा बेटा, है ना। जब फील्ड बढ़ेगा तो इसमें करंट पाया गया, ठीक है बच्चा। लेकिन जब करंट हो गया कांस्टेंट, मान लो 2 एम्पियर करंट हो गया बेटा कांस्टेंट, तो कुछ नहीं पाया गया इसमें, है ना। फिर क्या देखा गया कि सर्किट को ऑफ किया, जब सर्किट को ऑफ किया बेटा, है ना, तो फिर से यहाँ पे मिला डिफ्लेक्शन हमको। सर्किट ऑफ करने से क्या हुआ होगा, तो सर्किट ऑफ करने से करंट हमारा जो 2 एम्पियर था वो घटते घटते जीरो हो गया होगा बेटा, है ना। जब करंट हमारा जीरो हो गया तो फिर इसने हमारा फिर से फील्ड वेरी किया, फिर से फ्लक्स वेरी किया, ठीक है बच्चा। तो देखो इन सारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे फैराडे ने लॉ दिया, ठीक है। क्या लॉ दिया देखो, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। उसने क्या कहा कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स through any coil or loop, कोई भी कॉइल या लूप, ऑब्वियस सी बात है कंडक्टर का, एनी कॉइल और लूप इज वेरीड, उसको वेरी किया जाए, है ना, थ्रू एनी मीन्स, है ना बेटा, किसी भी तरीके से, थ्रू एनी मीन्स, देन एन इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, है ना, या ऐसे लिखो, देन ए करंट इज इंड्यूस्ड, है ना बेटा। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, खुद की वजह से नहीं, किसी और की वजह से, जो घटनाक्रम का जिम्मेदार कोई और हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड। तो एक करंट का जिम्मेदार कोई और है, इज इंड्यूस्ड, है ना बेटा, इन द कॉइल और लूप, कॉइल और लूप में करंट इंड्यूस होगा, है ना। अब कितना होगा, ठीक है, तो कहेंगे ए करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल और लूप इक्विवेलेंट टू एन ईएमएफ, इक्विवेलेंट टू एन ईएमएफ, एक ईएमएफ के बराबर, जिस ईएमएफ की वैल्यू क्या है, तो क्या आएगा, इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स,
ठीक है बेटा, फ्लक्स जितनी ज्यादा तेजी से बदलोगे उतनी ज्यादा तेजी से उसमें करंट आएगा, उतना ज्यादा उसमें ईएमएफ आएगा, है ना। जब फैराडे ने कहा कि जब किसी कॉइल या लूप से फ्लक्स वेरी करोगे तो इंड्यूस करंट आएगा, तो लोगों ने पूछा कितना करंट आएगा, है ना। तो कहा देखो किसी कॉइल लूप में तुम करंट कैसे लाते हो, एक लगाते हो बैटरी, है ना बेटा। तो उसने कहा बैटरी मत लगाओ, ये सोचो कि फ्लक्स को वेरी करना बैटरी लगाने के जैसा है ना। जितनी ज्यादा तेजी से फ्लक्स को वेरी करोगे समझो उतने ही बड़े ईएमएफ का तुमने सेल लगाया। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो अगर हमने कहे बेटा कि फाई जो हमारा है, फाई हमारा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई हमारा क्या है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स। कुछ नया नहीं, जिस तरह से तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला करते थे वैसे ही निकालोगे मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे बोलते थे, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, है ना बच्चा। यहां क्या बोलोगे, बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इंटीग्रेशन, बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इंटीग्रेशन, है ना बेटा। फिर से वही कहोगे, कोई भी एरिया मान लो, है ना बेटा, हर एरिया का वेक्टर किधर मानते हो, तो इसके परपेंडिकुलर, है ना बेटा। एरिया का वेक्टर कैसे माना जाता है, इसके परपेंडिकुलर, है ना बेटा। इस एरिया से अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस किया, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस किया, आर पार निकल गया तो फ्लक्स बना, है ना। तो किसी एरिया से जब फील्ड लाइन क्रॉस करेगा तो बनेगा फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड पास किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना बच्चा। और कितना मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, है ना बेटा। अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो तो सिंपल बी डॉट एस, है ना, बी एस कॉस थीटा। अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है बच्चा तो फिर हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लिख लो इसको, फर्स्ट लाइन लिखा है, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी कॉइल और लूप इज वेरीड, उसको बदलें, थ्रू एनी मींस, किसी भी तरीके से। व्हाट इज फ्लक्स, बता दो बेटा। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की डिफाइन कब होगा, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया को क्रॉस करेगी, है ना बच्चा। व्हाट इज एस वेक्टर, एस वेक्टर इज एरिया एज ए वेक्टर, एरिया एज ए वेक्टर, है ना बेटा। एरिया को वेक्टर कैसे मानेंगे, एरिया के हमेशा परपेंडिकुलर, एरिया के हमेशा परपेंडिकुलर। लास्ट लाइन लिखा है बेटा, इन द कॉइल और लूप इक्विवेलेंट टू एन ईएमएफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है बच्चा। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा बेटा इसका, वेबर, लिखते हैं WB, ठीक है। वैसे मतलब क्या होगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर। एमकेएस यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर, जिसको तुम वेबर कहोगे। हाँ बेटा, न्यू चैप्टर ये है EMI। शशांक बोलो। नहीं बेटा, क्लोज का साइन नहीं होगा, बोलो। सर हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू बच्चा, सर थैंक यू। सर मैं कह रहा था सर, एक बार थोड़ा रिलेट करके बता सकते हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और इसको। सर मैं सर रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ सर उनके बीच। अच्छा, सर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे और में मैग्नेटिक, सबसे आसान सोचो ऐसे कि जब भी कोई चीज, जब भी कोई लाइन किसी एरिया को क्रॉस करके बाहर निकलती है बेटा, तो उस घटनाक्रम को हम फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो जो चीज उससे पास करेगी वो उसी का फ्लक्स होगा। तो एरिया से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास की तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स। हाँ ठीक नहीं है? सर ये क्लियर है सर, ये वाला पार्ट क्लियर है सर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा था ना सर लास्ट वाले चैप्टर में सर। हाँ बेटा, पढ़ा ना, जैसे बिल्कुल। मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड होते हैं सर, सर वो रिलेट नहीं कर पा बेटा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक आपने सर मैग्नेटिक फील्ड फील्ड से, जैसे जैसे कोई कंडक्टिंग वायर हो, है ना बेटा, जी सर, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दो,
तो इलेक्ट्रिक हाँ, फील्ड हाँ। सेट करोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा ना बेटा, जी सर, फ्री इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा तो करंट आएगा ना उसमें, और करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ओके करंट से बनता है मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जिम्मेदार हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, जी सर, जी सर। है ना। अब इस और चैप्टर में मतलब उससे सीखेंगे हम लोग उसका रिवर्स भी कर मैग्नेटिक, सकते हैं अपन। हाँ ये उसके चैप्टर उसी के बारे में बताना चाहता है, कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से होगा, कितना होगा, वही सब करेंगे हम लोग जी सर, कैलकुलेशन चैप्टर में। जी सर। हाँ सर, एक और चीज में सर, अभी के डेट में बोलो। सर फिजिसिस्ट एग्जिस्ट करते हैं सर? क्यों नहीं तो करते सर हैं, बिल्कुल आज करते हैं, सर बिल्कुल अभी तो करते सब हैं। इंजीनियर है सर सब तो। अरे नहीं रे, साइंस ही पढ़ने वाले लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिसर्च फील्ड में जाते हैं, है ना। तो कौन कैसे ठीक, बनते हैं सर वो वैसे लोग रिसर्च? वैसे कोई मेजर एक्सपेरिमेंट होगा मान लो, अगर कोई बड़ी चीज आएगी, है ना, तो उसका नाम जी लिया सर। जाएगा। हाँ सर, तो मालूम भी नहीं पड़ता ना सर नोबेल प्राइज किसको मिलता है सर, तो अजीबोगरीब चीजों के लिए मिलता है सर, उनको डार्क एनर्जी, मालूम कैसे नहीं पड़ता, ग्रेविटी। मालूम करना चाहोगे तो पड़ेगा, है ना, सर जिसको करने की जिस समय कोशिश इंटरेस्ट किया में था। आएगा जी सर, उसको पता लगेगा, है ना। जी जैसे कि जी तू सर। अगर किसी आर्ट्स ग्रेजुएट से पूछोगे जो हिस्ट्री में हाँ किया ऑनर्स, वो आज के बहुत बड़ा हाँ आदमी हो, तो उससे पूछो फैराडे हाँ सर। कौन था, उसे क्या मतलब, उससे कोई मतलब नहीं उसको। तो जिससे जिसका हाँ कंसर्न होता है उसके बारे में जानता है। जी सर, चलते थैंक कोई यू आगे सर। देखा जाए। तो फ्लक्स हमारा कैसे निकलेगा, तो कुछ मत नया मत सोचो, जैसे तुम पहले निकाला करते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वही सेम तरीके से निकालोगे, ठीक है। फ्लक्स के बारे में कुछ कुछ बातें साइड में कहीं लिख लो, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, फिर भी तुम्हारा जानना जरूरी है, ठीक है। तो देख बेटा, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कंपेयर करते थे ना, किसमें फ्लक्स ज्यादा है किसमें फ्लक्स कम, वैसे यहां भी करोगे, है ना बेटा। तुम कह सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी कंपेयर्ड विथ नंबर ऑफ लाइंस। कौन सा लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस एरिया से पास करेगा, ज्यादा लाइंस पास किया तो ज्यादा फ्लक्स बोलेंगे, लेकिन ये कंपेयर करने के लिए, है ना बच्चा। दूसरी बड़ी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने गॉस लॉ पढ़ा था ना बेटा, है ना, वही गॉस ने मैग्नेटिज्म के बारे में भी कुछ कहा। क्या कहा देखो, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म में गॉस ने ही कहा कि जब तुम मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स निकालोगे, जब तुम मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स निकालोगे, मतलब बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस क्या हुआ, 3 डायमेंशनल, स्फेयर, कोन, सिलेंडर, है ना बच्चा। तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा, ठीक है। किसी भी क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 आएगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप, है ना बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्या करती है, क्लोज्ड लूप बनाती है ना बेटा। क्लोज लूप मतलब, सॉरी, हाँ, एक जगह से स्टार्ट होगा और उस जगह का खत्म होगा बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर बार क्या होंगी, क्लोज लूप बनाएंगी, यहां से आकर के ऐसे मिलेगा, है ना बेटा। तो अब देखो, इस कमरे के अंदर अगर ये रख दूं मैं बाहर मैग्नेट, है ना बेटा, तो सामने की दीवार से फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, बोलो बेटा। तो सामने की दीवार से फ्लक्स निकला बाहर की तरफ, है ना। अब वो फील्ड लाइन घूम करके आएगी और इस वाली दीवार से वापस क्रॉस करके आएगी। तो यहां से निकलना अगर पॉजिटिव है तो यहां से आना नेगेटिव है। जितना फील्ड लाइन बाहर गया उतना ही फील्ड लाइन अंदर आया, तो क्या करेंगे, जितना फ्लक्स पॉजिटिव उतना ही फ्लक्स नेगेटिव, नेट फ्लक्स 0, ठीक है बच्चा। तो यही कहा गॉसेज ने कि किसी भी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स 0 होगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो अब देखो, फैराडे का जो हमारा लॉ था उसको हम मैथमेटिकली कैसे कहेंगे। फैराडेज का जो लॉ हमारा है ना, फैराडेज लॉ ने क्या कहा कि किसी भी कॉइल या लूप से इस फ्लक्स को वेरी करो। फ्लक्स वेरी करने के 3 तरीके हो सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कम ज्यादा करो, या तो एरिया को चेंज करो, या दोनों के बीच में एंगल को चेंज करो।
है ना बेटा, तुम किसी भी तरह से वेरी करो, है ना। फैराडे ने क्या कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसमें ईएमएफ था नहीं, उसमें ईएमएफ आया। कितना आया ईएमएफ? E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी का मॉड, ठीक है, यही कहा फैराडे ने, ठीक है बेटा। ईएमएफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मॉड, है ना। फैराडे ने डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं कहा, करंट किधर जाएगा, है ना। फैराडे ने सिर्फ यही कहा कि उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, ठीक है बेटा। अब देखो, अगर मैं मानू इफ कैपिटल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, है ना बेटा, मान लो कैपिटल आर क्या हमारा है बेटा, उस कॉइल का रेजिस्टेंस है, तो फिर इसमें इंड्यूस्ड करंट निकाल सकते हैं ना बेटा हम लोग। इंड्यूस्ड करंट क्या बोलेंगे, बोलो। इंड्यूस्ड करंट होगा बेटा आई इज इक्वल टू ई बाई आर, बोल बेटा। इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा आई इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है। तो देख बेटा, इंड्यूस्ड करंट अगर हमारा ये हुआ तो इस आई को तुम ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, डी क्यू अपॉन डी टी, बोलो बेटा, ठीक है। और ये हुआ 1 बाई आर, ये हमारा क्या हुआ बेटा, डी फाई अपॉन डी टी का मॉडुलस, ठीक है। सो डी टी और डी टी कैंसिल बेटा, बचा डी क्यू और बचा डी फाई, इंटीग्रेट कर लो तो क्या कहेंगे, डेल क्यू इक्वल टू 1 बाई आर मॉड ऑफ डेल फाई, ठीक है बेटा। तो फैराडे ने क्या कहा कि अगर तुम फ्लक्स को चेंज किए तो जितना फ्लक्स को तुम चेंज करोगे, जितना तुम फ्लक्स को चेंज करोगे डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, उतना बेटा चार्ज फ्लो कर जाएगा, है ना। जितना फ्लक्स को वेरी करोगे डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, उतना चार्ज फ्लो कर जाएगा, ठीक है बच्चा, है ना। अगर तुम फ्लक्स तेजी से बदले होगे तो ये करंट बहुत जल्दी फ्लो कर जाएगा, ये चार्ज जल्दी फ्लो करेगा तो ज्यादा करंट होगा। अगर धीरे धीरे चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज करने में टाइम लोगे तो इतना ही चार्ज फ्लो करेगा, ज्यादा समय लेगा तो करंट की वैल्यू कम होगी, ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। नवदीप बोलो बेटा। सर आपने फ्लक्स के बारे में बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी कॉइल के पास आता है तो उसके अंदर फ्लक्स आता है। मैंने कहा फैराडे ने ऑब्जर्व किया, हाँ। फैराडे ने ऑब्जर्व किया कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदलेगी, है ना। तो उसने देखा कि वहां पे करंट आया, ठीक है। इस घटनाक्रम को उसने रिलेट किया मैग्नेटिक फ्लक्स से। उसने कहा आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी तो कुछ फील्ड लाइन वहां से क्रॉस भी कर रही होंगी, हाँ। है ना। तो उस क्रॉस करने वाले फ्लक्स ही मेनली जिम्मेदार है करंट का, फ्लक्स की वजह से करंट, हाँ, फ्लक्स के चेंज करना, फ्लक्स के चेंज करने की वजह से इंड्यूस करंट पाया उसने। हाँ सर, अगर अपन फॉर एग्जांपल वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, तो फिर क्या होएगा कॉइल के साथ? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, इंड्यूस करंट का जिम्मेदार सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। हाँ, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होएगा? क्या होएगा मतलब? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। इस पर्पस में, इस पर्पस में उसका कोई यूज नहीं होगा, मतलब वो कुछ उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा अगर वो इसके लगने, इससे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेंगे। हाँ बोलो, हाँ, इस फील्ड के वेरी करने से इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेंगे, अगर उस फोर्स को अफेक्ट कर रहा है फील्ड तो वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे ना बच्चा। हाँ, डायरेक्शन, ठीक है। ये तो चैप्टर की शुरुआत है बेटा, अभी तुम इतनी सारी बातें ऐड मत करो, है ना। लिख ले बच्चा इसको जल्दी। सर वो मर्क्यूरी कप वाला एक्सपेरिमेंट सर मैं नाम बताता हूँ सर आपको। जल्दी नोट करो बच्चा। सर ओस्टेड ऑब्जर्वेशन है। ओस्टेड ऑब्जर्वेशंस, यस सर। ठीक। तो देखो बच्चा, ये हमारा था फैराडे का लॉ, ठीक है। तो फैराडे ने सिर्फ बताया किसके बारे में,
मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के बारे में, है ना बेटा, कि कितना करंट आएगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया। डायरेक्शन के बारे में किसने बताया? लेंजेस लॉ ने, ठीक है। जो लेंज लॉ हमारा है बेटा, जो हमारा लेंज लॉ है वो हमारे इस बारे में है बेटा कि चाहे कोई भी घटनाक्रम हो, हर घटनाक्रम एनर्जी कंजर्वेशन के रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो लेंज लॉ हमारा क्या कहता है, किसके ऊपर बेस्ड है ये? तो ये हमारा है बेटा बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है बेटा। इसने कहा प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कभी वॉयलेट नहीं करना चाहिए, है ना। अब ये बात क्यों उठी, सोचो। मान लिया जाए बेटा ये हमारा बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये मान लेते हैं फिर से कॉइल, है ना बेटा। अब सोचो कि अगर ये कॉइल यहां से आगे बढ़ा मैग्नेट, तो मैग्नेट कॉइल के अगर पास जाना शुरू हुआ तो फ्लक्स यहाँ बढ़ना शुरू हो गया बेटा, है ना। जब फ्लक्स बढ़ना शुरू किया तो इसमें इंड्यूस करंट आया, है ना। और कोई भी कॉइल और लूप में जब करंट फ्लो होता है बेटा, कोई भी कॉइल या लूप में जब करंट फ्लो होता है तो फिर हमने बात कर चुके हैं बेटा हम लोग कि वो एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है ना, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है? NIA। उस कॉइल का बेटा डाइपोल मोमेंट कितना होता है? NIA, है ना। तो देखो बेटा अगर ये भी बन गया डाइपोल, तो इस डाइपोल का भी कोई नॉर्थ पोल होगा, कोई साउथ पोल होगा, है ना। तो हो सकता है कि यहाँ नॉर्थ बन जाए और हो सकता है कि यहाँ साउथ बने, है ना बेटा। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसमें हमारा यहाँ साउथ हो और यहाँ नॉर्थ हो, है ना बेटा। अब बात है कि इन दोनों में से कोई एक ही बात हमारी सही हो सकती है, दूसरी बात तो गलत है ना। कैसे देखते हैं, सुना ध्यान से बच्चा। तो मान लो पहले था बेटा मैग्नेट रेस्ट में, मैंने इसको यहां धक्का दिया, धक्का देके इसके पास ले गया, है ना बेटा। जब पास ले आना शुरू किया तो करंट आया और ऐसा पोल बन गया, ठीक है। तो अब सोचो अगर ऐसा पोल बन गया होगा, है ना, तो ये साउथ पोल इस नॉर्थ को कर लेगा अट्रैक्ट, है ना बेटा। और अगर वो कर लेगा इसको अट्रैक्ट, मतलब यहां से छोड़ेंगे तो फिर ये अपने आप खींच लेगा, बोलो बेटा, है ना। एक बार हल्का सा मैंने मूव कराया उसको, जैसे ही फ्लक्स वेरी किया करंट आया और ये इसको कर लिया अट्रैक्ट, और तो फिर वो अपने आप खींच लेगा उसको। जब अपने आप खींच लेगा तो अपने आप फ्लक्स वेरी कर जाएगा, अपने आप फ्लक्स वेरी करके अपने आप करंट जाएगा और अपने आप इसमें हीट हो जाएगा जनरेट, है ना बेटा। ये तो नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि हमने कोई एनर्जी दी नहीं, तो एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होगी? यहाँ पे नहीं हो सकती ना बच्चा। यही कहता है लेंज कि ये काम नहीं होना चाहिए, है ना। होना क्या चाहिए कि जब तुम धकेलो, है ना बेटा, तो वो तुम्हारा धकेलने का विरोध करना चाहिए, है ना बेटा। मतलब अगर तुम पास ले जा करके फ्लक्स वेरी कर रहे हो, है ना, तो पास ले जाने में तुमको वर्क करना पड़ेगा, और जो तुम वर्क करोगे वही इसमें एनर्जी में कन्वर्ट होगा, समझा बेटा। इसका मतलब पास ले जाएंगे हम तो ये रिपेल करेगा, और दूर ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया बेटा? ये कहा लेंज ने, ठीक है बेटा। क्या कहा बेटा? देखो इसने कहा इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल्स, है ना बेटा। कॉइल्स के अंदर इंड्यूस्ड करंट, है ना, या लूप्स, जो भी कहो, appear in such a direction, वो इस तरह से आएगा बेटा, ठीक है, that it can oppose the cause of its प्रोडक्शन। समझा बेटा? करंट हमारा इस तरह से आएगा कि जिसकी वजह से करंट आ रहा होगा हमेशा उस चीज का विरोध करेगा। अगर फील्ड बढ़ने की वजह से करंट आ रहा है तो फील्ड को घटाएगा, और अगर फील्ड घटने की वजह से वो आया है
तो फील्ड को बढ़ाएगा। समझ में आया बेटा, है ना? जैसे महाभारत में एक था ना प्राणी घटोत्कच, नाम सुना है ना? तो घटोत्कच को युद्ध में शामिल नहीं किया गया, पता है तुमको? महाभारत में घटोत्कच को युद्ध में शामिल नहीं किया गया, है ना? क्योंकि उसने अपनी माँ को वचन दिया था कि हमेशा हम उसी की मदद करेंगे जो कमजोर होगा, है ना? इसका मतलब मान लो ए का लड़ाई हुआ बी से, जब ए जीतना शुरू कर देगा तो बी हारेगा, तो बी के पार्टी में चला जाएगा, ए को मारना शुरू कर देगा। और जब ए हारना शुरू करेगा तो फिर ए पार्टी में आ जाएगा, बी को मारना शुरू कर देगा। मतलब सबका कहानी खत्म कर देगा, है ना? तो हमेशा क्या कमजोर का पार्टी लेगा ना बेटा, वही कहानी इसकी भी है। ये क्या है, हम जिसके काम से वो बनेगा हमेशा विरोध करेगा, मजबूत पार्टी का हमेशा विरोध करेगा। अगर मजबूत पार्टी बढ़ना है तो उसे घटाएगा, है ना बेटा? ठीक है, और जब घटने लगेगा तो उसको बढ़ा देगा। बात समझ गया? तो देख बच्चा, इसमें फैराडे ने के लॉ को मॉडिफाई किया, है ना बेटा? लेंजेस मॉडिफिकेशन, लेंजेस मॉडिफिकेशन इन फैराडे लॉ। तो देखो बेटा, फैराडे ने कहा था d∅/dt का मॉड, ठीक है? लेंज ने इस मॉड को हटाया और यहां माइनस साइन लगाया, ठीक है बेटा? लेंज ने कहा E = -d∅/t, ठीक है? अच्छा सॉरी सही बोल रहा है, मैंने गलती कर दिया। वो घटोत्कच का बेटा बर्बरिक ने युद्ध में भाग नहीं लिया था, बर्बरिक रहा होगा वो, सॉरी माय मिस्टेक। E = -d∅/t लिख ले बच्चा। जल्दी लिखो। चलो बच्चा इरेज कर रहा हूं, देखो। इसको क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करोगे, क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करोगे देखो। हाउ टू अप्लाई, यूज कैसे करना है। तो देखो, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, है ना बेटा? इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, जब फ्लक्स बढ़ रहा होगा, है ना बेटा? इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस then induced current produces magnetic field in opposite direction। समझा बेटा? जब फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट आने से एक और बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड उस पुराने मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, ठीक है बच्चा? इफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करता हो, है ना बेटा? देन induced current produces magnetic field in same direction। समझा बेटा? सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? जैसे कि देखो, मान लो, एज्यूम करो बेटा, एज्यूम करो बच्चा, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने ये कहा कि देख बच्चा, मान लो अगर ऐसा एक लूप हो, है ना बेटा? इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है? और कितना मैग्नेटिक फील्ड है? B = αt। अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है बेटा। तो देखो,
ये फील्ड बढ़ रहा है ना बेटा, देखो ये फील्ड इंक्रीज कर रहा है ना, इसका मतलब इससे फ्लक्स हमारा बढ़ेगा, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है और फील्ड इंक्रीज कर रहा है बेटा। एरिया कांस्टेंट और फील्ड हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, इससे फ्लक्स इंक्रीज करेगा बच्चा, है ना। और जब इससे हमारा फ्लक्स इंक्रीज करेगा, है ना बेटा, तो क्या रूल था, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस देन इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो कैसा फील्ड बनाएगा, ये फील्ड बनाएगा बाहर की तरफ। तो फील्ड बनाएगा बेटा बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ फील्ड होने के लिए करंट कैसे होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। बोलो बेटा, ये नया फील्ड कैसे बनाएगा, बाहर की तरफ ना बेटा, तो बाहर फील्ड बनाने के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चा, तो इसमें कैसे करंट आएगा, तो कहोगे इंड्यूस करंट आएगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दूसरा केस देख बेटा, दूसरा केस देखो, मान लो कहा एक ऐसा बेटा वायर फ्रेम, ऐसा हमारा वायर फ्रेम है ना, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा बी, है ना बेटा, ये बी हमारा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा बेटा कांस्टेंट है, और यहां पे एक रॉड रख दिया। ठीक है बच्चा, और इस रॉड को हम इधर मूव करा रहे हैं v स्पीड से, तो इस रॉड को इधर मूव कराओगे तो क्या होगा, एरिया घटेगा, है ना बच्चा, और एरिया घटेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, सॉरी एरिया घटेगा तो फ्लक्स घटेगा बच्चा, है ना, फ्लक्स घटेगा ना। तो रूल क्या कहता है, देखो इफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस, अगर ये फ्लक्स घटता है बेटा, देन इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन। तो इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में बनाएगा, मतलब ऐसा ही बनाएगा, है ना बेटा। तो ऐसा बनाएगा, इसका मतलब कैसा, तो कहेंगे क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट, फील्ड बनना है बाहर ना बेटा, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे करंट होना चाहिए। बोलो बच्चा, इंड्यूस करंट ऐसा होना चाहिए। ठीक है बच्चा, जैसे मान लो तीसरा केस, तीसरे केस में कहा बेटा कि इमेजिन कर बेटा ऐसा हमारा एक वायर हो, और इस वायर को ऐसे घुमा करके यहां से v स्पीड से खींचो, एक तार को ऐसे घुमा लो और तार को खींचो, तो तार यहां से खींचोगे तो सर्किल छोटा होगा बेटा, सर्किल छोटा होगा तो एरिया घटेगा, है ना। और मान लो बेटा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है ये ऐसा है, b कांस्टेंट, b हमारा कांस्टेंट है और एरिया घट रहा है, तो क्या होगा बेटा, फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा तो सेम डायरेक्शन में फील्ड बनाएगा, सेम डायरेक्शन में फील्ड बनाएगा, मतलब बेटा इसमें क्लॉकवाइज करंट होगा, क्लॉकवाइज करंट होगा तो अंदर की तरफ फील्ड आएगा, मतलब इंड्यूस करंट ऐसा बनेगा। बोलो बेटा, बात समझ गए, लिख लो फटाफट इसको, जल्दी लिखो, एक दो क्वेश्चन करके बेटा करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट केस का बेटा फील्ड इंक्रीज कर रहा है, एरिया कांस्टेंट है, तो एरिया और फील्ड का मल्टीप्लिकेशन होता है फ्लक्स, फ्लक्स हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या कहा था, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का उल्टा फील्ड बनाएगा, तो फील्ड बनाएगा इसका बाहर की तरफ, इसका उल्टा फील्ड, तो बाहर की तरफ फील्ड बनाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट। जल्दी नोट कर ले बेटा, एक दो बेसिक क्वेश्चन कर लिया जाए। हाँ, फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट, कोई भी कॉइल चाहता है फ्लक्स कांस्टेंट रखे, घटेगा तो बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो घटाएगा। देख बेटा, जैसे एग्जांपल देख, क्वेश्चन ये है बेटा कि मान लो अगर हमारा, इमेजिन करो
कि एक हमारा लाइन बेटा, इस लाइन के इधर हमारा फील्ड है, इधर फील्ड नहीं है बेटा, इधर फील्ड हमारा है इसमें 2 टेस्ला, इधर हमारा फील्ड है बेटा 2 टेस्ला, और यहां से एक ऐसा हमारा लूप, स्क्वायर लूप है ना बेटा, स्क्वायर लूप को अगर हम ऐसे मूव कराएं 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ठीक है बच्चा, ये हमारा है 4 मीटर और ये भी हमारा है बेटा 4 मीटर, पूरी लंबाई 4 मीटर, ठीक है। अभी ये 2 मीटर पर सेकंड से अंदर जा रहा है बेटा, है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0 है बेटा, ठीक है। तो सवाल कहता है फाइंड, इसमें और भी दिया है, इसमें दिया है लैम्डा इक्वल टू 2 ओम पर मीटर, इसमें लैम्डा तुमको दिया है बेटा 2 ओम पर मीटर, ठीक है। तो सवाल पूछता है, पहला सवाल फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना बेटा। दूसरा कहता है फाइंड इंड्यूस्ड करंट, ठीक है बेटा। तो देखो ये मान लिया मैंने फील्ड बाहर की तरफ, है ना बेटा। तो अब देखो इसमें फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, बताओ देख करके बेटा। फ्लक्स इसमें इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है बेटा ना। तो फ्लक्स जब इंक्रीज करता है तो क्या करता है? ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। तो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये है ना, उसका अपोज करेगा, मतलब फील्ड बनाएगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ फील्ड बनाएगा तो क्लॉकवाइज करंट होगा बेटा, बोलो। तो हमारा क्लॉकवाइज करंट होगा ना बच्चा, ठीक है ना। तो डायरेक्शन निकल गया, अब निकालना है मैग्नीट्यूड। तो देखो बेटा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या कर देंगे कि जो फ्लक्स है वो क्या होना चाहिए। मान लिया ये डिस्टेंस हमारा x, इस दूरी को बेटा x मान लो। तो देखो फील्ड हमारा इसी में ना है बेटा, इधर तो फील्ड है नहीं, तो कितना होगा फ्लक्स? तो कहेंगे b इंटू एरिया l इंटू डिस्टेंस ये x, तो ये हो गया 2 इंटू ये हो गया बेटा 4 और इंटू हो गया x, बोलो बेटा, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? तो ये होगा d फाई अपॉन dt का मॉड, है ना। हमें माइनस साइन की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्शन निकाल लिया पहले ही हम लोगों ने। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 dx बाई dt, है ना बेटा। dx अपॉन dt इसका हो गया बेटा वेलोसिटी, कितना हो गया वेलोसिटी? ये 16 वोल्ट, बोल बेटा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट कहता है बेटा इंड्यूस करंट, है ना। तो देखो 1 मीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम, है ना बेटा। तो लूप का कितना रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफ लूप कितना बेटा? तो लूप का रेजिस्टेंस हो गया R इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, इसका मतलब 4 इंटू 4 इक्वल टू 32 ओम, बोलो बेटा, ठीक है। तो इंड्यूस करंट कितना है बेटा? E बाई आर इज इक्वल टू हाफ एम्पियर, ठीक है। लिख लो इसको, नोट कर ले बच्चा। नहीं समझ में आया? 1 मीटर लंबाई का रेजिस्टेंस 2 ओम, है ना। तो पूरे वायर की लंबाई निकाल लेंगे बेटा, पूरे वायर की लंबाई निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारा करंट, रेजिस्टेंस इंटू मल्टीप्लाई करके। हाँ बेटा ईएमआई का बेसिक क्वेश्चन रहेगा।
चल देख बच्चा, एक हमारा क्वाइल है बेटा, एक मान लो क्वाइल, एक मान लो बच्चा ऐसा क्वाइल है, तार लपेटा हुआ है ना, और एक क्वाइल बेटा ऐसे घूम रहा है, बोलो ऐसे घूम रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है ना। तो कहता है बताओ इसमें मैक्सिमम कितना ईएमएफ होगा और मैक्सिमम कितना करंट होगा, है ना बेटा। तो देखो पीक का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, पीक का मतलब मैक्सिमम, है ना बेटा। अब सुनना ध्यान से, देख बच्चा, जब ऐसा हमारा कॉइल होगा बेटा, ऐसा हमारा कॉइल होगा, तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, है ना। तो अभी देखो पूरा पूरा फील्ड पास कर रहा होगा इससे, मैग्नेटिक फील्ड पूरा पूरा पास कर रहा होगा ना अभी इससे, लेकिन जब ये पूरा घूम करके ऐसे हो जाएगा, तब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा ही नहीं, बात समझे ना बेटा, क्रॉस करेगा ही नहीं, है ना बेटा। अब देखो ये अगर हमारा क्या है बेटा, कॉइल, अब देखो मान लो ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा एरिया वेक्टर, ये हमारा कॉइल और ये हमारा बेटा एरिया वेक्टर, ठीक है बेटा। अब सोचो अगर एक कॉइल घूमेगा, है ना बेटा, तो कॉइल जब घूमेगा तो महसूस करो ये एरिया वेक्टर भी घूमेगा, बोलो बेटा कॉइल जब घूमेगा तो एरिया वेक्टर भी घूमेगा, जितना कॉइल घूमेगा उतना ही एरिया वेक्टर घूमेगा बेटा, बोलो ठीक है। तो क्या कहेंगे, लेट एंगल बिटवीन एस वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू थीटा। मान लिया दोनों के बीच का एंगल क्या है बेटा, थीटा, ये वेरी करता रहेगा। तो फ्लक्स क्या लिखेंगे, फ्लक्स लिखेंगे बी इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न। भाई एक लूप का बी इंटू ए, दो लूप का बी इंटू ए इंटू टू, तीन लूप का बी इंटू ए इंटू थ्री, चार लूप का बी इंटू ए इंटू फोर, एन टर्न है, तो एन बी एरिया इंटू हो गया बेटा हमारा कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लक्स, ठीक है। तो अब देख बेटा इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, तो कहोगे डी फाई बाई टी का मॉड, डिफरेंशिएट करो तो होगा एन बी पाई ए स्क्वायर माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, है ना बेटा, का मॉडुलस, तो क्या हो गया एन बी पाई ए स्क्वायर, है ना बच्चा, डी थीटा बाई टी, ये हो जाएगा बेटा हमारा ओमेगा, इंटू हो जाएगा बेटा साइन थीटा। तो ई का अगर मैक्सिमम वैल्यू बोलोगे तो साइन थीटा की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा एन बी पाई ए स्क्वायर इंटू ओमेगा, है ना बेटा। तो इसमें मैक्सिमम करंट क्या होगा बेटा, मैक्सिमम करंट होगा मैक्सिमम ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, है ना बच्चा। तो देखो एन बी पाई ए स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, है ना बच्चा, कितना रेजिस्टेंस, तो देखो बेटा 1 मीटर वायर की लंबाई कितनी है, रेजिस्टेंस लैम्डा है, 1 मीटर लंबाई का रेजिस्टेंस लैम्डा, तो वायर की लंबाई कितनी बेटा, एक लूप, तो 2 पाई आर, एन टर्न, तो 2 पाई आर इंटू एन, है ना बच्चा, तो 2 पाई आर इंटू एन इंटू हो जाएगा बेटा लैम्डा, बोलो ठीक है। अब यहां से पाई कैंसिल कर लो, यहां से आर, आर नहीं ए ना बेटा, रेडियस हमारा ए है तो ए कट गया, तो एन भी कट गया, तो क्या बन गया बी ए ओमेगा बाई लैम्डा, ठीक है, लिख लो बाई 2 लैम्डा, नोट कर ले बच्चा। इंटीग्रेशन नहीं किया, क्यों क्यों करे बेटा इंटीग्रेशन, फील्ड एरिया है ना, एरिया भी कांस्टेंट है, एंगल चेंज करना है बेटा।
चलो डिस्कस करते हैं बेटा अब। निकला जाए होमवर्क। तुम्हें क्या डाउट है भाई? डिफरेंस बिटवीन क्या लिखे हो? अनम्यूट करो। अनम्यूट कर बच्चा। नहीं करेगा। एमएस वीरा। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, मुझे एक क्वेश्चन पे डाउट था सर। क्या? सर ये पूछ रहा था कि जैसे सर अपन लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स करते थे ना, तो उसपे सर अपन हाँ को उसपे परपेंडिकुलर एरिया लेना पड़ता था। हाँ 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 तो सर जस्ट लाइक उसी तरह, मतलब उसका पूरा हाँ कंसेप्ट हाँ, वही है बिल्कुल क्या सेम ही जो करना है, बिल्कुल सेम करना है। सर जैसे उसपे पूरा सिस्टम था, बस इस पे ये हम्म। रहेगा कि सर करंट का बस वो रहेगा कि करंट फील्ड का का, फर्क, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड और करंट का। हम्म। अच्छा एमएस बता, एक्सरसाइज 1 में क्या करना है डिस्कस हम लोग को? कहाँ तक कर चुके थे हम लोग? सर एक्चुअली मेरे को नहीं पता सर, अच्छा मैंने नहीं ठीक है, चलो अटेंड की थी। कोई सॉरी बात सर, नहीं कल बच्चा। नहीं अटेंड की थी ओके सर। ओके, कोई बात नहीं। हिमांशु। देख बच्चा, दिया हुआ था होमवर्क 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। तो अच्छा ए जी के एल करना है डिस्कस, ए जी के एल। ठीक है चलो निकालो। सेक्शन ए निकाला जाए बेटा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए में कोई डाउट? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए। A2 देखो बच्चा, A2 कहता है ए पॉइंट चार्ज Q 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम ऑरिजिन पे रखा है बेटा। इसकी वेलोसिटी है 2i कैप, है ना बेटा? इसकी वेलोसिटी हमारी है 2i कैप। ठीक है बच्चा। और क्या है? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द फॉलोइंग पॉइंट इन द वेक्टर फॉर्म। अरे बेटा सिंपल सवाल तो है, डायरेक्ट फॉर्मूला QV क्रॉस R बाई RQ लगाओ। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन जी में। सेक्शन जी में कोई डाउट पार्ट 1 में? अच्छा जे भी है, ठीक है। AGKLJ। चलो बोलो बच्चा, पार्ट 1 में सेक्शन जी कोई डाउट? क्या क्या लिख रहे हो? समझ में कुछ नहीं आ रहा बच्चा। नीरज को पूछना है G3। देखो G3, क्वेश्चन नंबर G3 कहता है इलेक्ट्रॉन गन emits इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख बच्चा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गन निकल रहा है, इससे काइनेटिक एनर्जी है 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी काइनेटिक एनर्जी है 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। travels in the positive x direction. The electrons are required to hit the spot S, where Gs equal to 0.1 मीटर। Gs की दूरी दी है बेटा 0.1 मीटर। ठीक है, और कहता है एंगल बन रहा है बेटा 60 डिग्री। एंगल बन रहा है 60 डिग्री, मतलब हेलिकल पाथ होगा बेटा। ठीक है, तो सवाल कहता है बेटा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी नीडेड टू मेक द इलेक्ट्रॉन हिट एस। कहता है बी का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि एस हिट करेगा। तो देखो बेटा एक्सियल लाइन पे तभी ना हिट करेगा बेटा जब जी एस की वैल्यू पिच के बराबर हो, है ना? और पिच कितना होता है? तो 2 पाई एम बी कॉस थीटा बाई क्यू बी। निकाल लो बी। आगे चलो, के में आ जाओ। अच्छा एफ भी पूछना है, एफ भी डाउट है क्या? एफ में नहीं हुआ डिस्कस। चलो एफ निकालो फिर। सेक्शन एफ
F3 F1, देखो बच्चा F1 में कहता है a charged particle is accelerated through a potential difference of 24 किलोवोल्ट। देखो बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस है 24 किलोवोल्ट, ठीक है बच्चा। एक्वायर्स ए स्पीड ऑफ, इसमें स्पीड आ गया 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इसको हम परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में भेज दें, जिसका कि मैग्नेटिक फील्ड बेटा 0.2 टेस्ला हो, है ना, तो कहता है रेडियस ऑफ सर्किल क्या होगा, है ना बेटा। तो देखो रेडियस ऑफ सर्किल क्या होता है, mb/qb ना बेटा, बोल, है ना। अब देखो b तो हमको पता है बेटा, अब ये निकालना है ना मुझे, v भी पता है, तो इसका इस्तेमाल करो। अगर कोई चार्ज q को v पोटेंशियल से एक्सीलरेट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन करेगा, हाफ mv² ना बेटा। तो यहां से q/m क्या हो गया, q/m = v²/2v। इसको यहां पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। अब देखो बेटा F3 और F6, क्वेश्चन नंबर F3 कहता है बेटा इन द फॉर्मूला ऑफ x = 3/z²। ये खुद से करो बेटा, इससे क्या पूछेगा मुझे। F2 भी नहीं, खुद से करो F2, सिंपल F2। F6 देखो, कहता है एन एक्सपेरिमेंटल डायरी रीड्स एज फॉलोइंग, ए चार्ज पार्टिकल इज मैग्नेटिक फील्ड इतना इज बाउंड टू, कहता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड दिया है और एक्सीलरेशन दिया है ना रे। तो क्या कहेगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होगा बेटा, होगा। और मैग्नेटिक फोर्स है तो क्या होना चाहिए, फोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। चलो बड़े बड़े बेकार क्वेश्चन पूछते हो बेटा। इसका मतलब एक्सीलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, है ना। F7 देखो, F7 a particle of mass m, positive charge q, moving with a uniform velocity v, enters a magnetic field B as shown in the figure, ठीक है। कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सब क्वेश्चन कराया हुआ क्लास में यार, क्यों पूछ रहे हो। अगर चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव कर दे तो क्या होगा, ये सब कराया हुआ क्वेश्चन है बेटा क्लास में, है ना। F9 कहता है फिगर शोज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। क्या यार, हाँ लेंस है, एक चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमेगा सर्किल में, एक चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्किल में घूमेगा, तो इसका ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इसका होगा रेडियस। अब इसका इमेज बनाओ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करो, ये हो गया u और ये हो गया b, 1/b - 1/u = 1/f। फिर मैग्निफिकेशन लगाओ। F11 देखो, F11 में क्वेश्चन नंबर F11 कहता है एक टाइटली बाउंड लॉन्ग सोलेनॉइड हैज n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, रेडियस r, कैरीज ए करंट I। एक टाइटली बाउंड सोलेनॉइड में n टर्न्स हैं, पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, रेडियस r है और इसमें I करंट जा रहा है। A particle having a charge q and mass m is projected from a point on the axis of the solenoid in the direction perpendicular to axis. What can be the minimum speed for which the particle should be projected to strike the solenoid? देख बच्चा, ये solenoid का क्रॉस सेक्शन, अब यहां से पार्टिकल को ऐसे फेंक रहे हो, है ना, और solenoid को टकराना चाहिए, तो कम से कम अगर स्पीड लोगे बेटा तो ऐसे टच करके आएगा, बोलो कम से कम स्पीड के लिए ऐसा बनेगा पाथ, साइकिल बनेगा ना पाथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसे है बेटा, ऐसे, और फेंक रहा है वैसे परपेंडिकुलर ना बच्चा। इसका मतलब इस पाथ का रेडियस, है ना, रेडियस ये r दिया है, तो इसका जो होगा रेडियस ये हो जाएगा r/2 और ये हो गया mb
बाई क्यू बी इज इक्वल टू आर बाई 2, एम वी क्यू बी कितना हो जाएगा इसका, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई बराबर आर बाई 2। ठीक है, आगे चलो। सेक्शन जी हो गया, सेक्शन एच हो चुका है, सेक्शन एच हो चुका है। जे सेक्शन में आओ, आई भी हो चुका है। जे में J2 पूछना है। देखो J2 में J2 कहता है बेटा सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए carrying a current I is placed in two-dimensional magnetic field. The center of the loop coincides with the center of field. The strength of magnetic field at the periphery of loop is B. ठीक है, the magnetic force on the wire. देख बच्चा J2 में A पार्ट, देखो बच्चा एक ऐसा लूप है ना, और इसमें ऐसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। ठीक है बच्चा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारा B है और करंट इसमें I है ना। देख बेटा कैसे निकालोगे फोर्स, इस वाले वायर का एक छोटा सा हिस्सा मान ले बेटा, इस वायर का छोटा सा हिस्सा मान ले। अब देख बेटा इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर ऐसा करंट है तो I L क्रॉस B, ये हो गया बेटा L, ये हो गया B, तो फोर्स हो जाएगा बेटा अंदर की तरफ, है ना बेटा DF। तो DF क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा I DL इंटू B, है ना बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा इस एलिमेंट पे अंदर की तरफ फोर्स आया। अब देखो इस एलिमेंट पे कैसे फोर्स आएगा, ये हुआ DL, ये हुआ B, ये हुआ फोर्स अंदर। तो सारे वायर के एलिमेंट बेटा फोर्स का डायरेक्शन सेम है अंदर की तरफ। सब पे अगर फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ बेटा, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा बेटा, DF का इंटीग्रेशन। सो I DLB इंटीग्रेशन, तो IB बाहर निकल गया, DL का इंटीग्रेशन पूरे के लिए ये हो जाएगा 2 पाई R। ठीक है, अब चलो एरिया J1 और J4 और J8। देखो भाई J1 में ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टन्स, एक सर्कुलर कॉइल में नंबर ऑफ टन्स हमारा है बेटा 100। ठीक है, इफेक्टिव रेडियस 0.05 मीटर। ठीक, कैरीज ए करंट 0.1 एम्पियर, कैरीज ए करंट 0.1 एम्पियर। ठीक है, remains constant. How much work is required to turn it an external field of 1.5 Weber meter square? Magnetic field 1.5 Weber per meter square through 180 degree about an axis perpendicular to magnetic field. ठीक है, plane of coil is initially perpendicular to magnetic field. ठीक है बच्चा, how much work is required to turn it in the external magnetic field of 1.5 Weber per meter square through 180 degree about an axis perpendicular to magnetic field। है ना बच्चा, देखो अगर हमारा ऐसे है कॉइल और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, प्लेन जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसको अगर ऐसे घुमा देंगे 180 डिग्री से तो कितना हमको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, तो देखो वर्क कितना करना पड़ेगा, है ना। तो वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल प्लस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू 0। बोल बेटा हल्का सा घुमाना है ना, तो क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स।
नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है बच्चा, यू का फॉर्मूला क्या था? यू था हमारा m डॉट बी नेगेटिव साइन, तो यू इनिशियल कितना हुआ? माइनस एम बी कॉस जीरो। बोल बेटा, और फिर घुमा दिया 180 डिग्री, तो यू फाइनल माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री। पुट कर लो, आ गया आंसर। J2 का बी पार्ट, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? NI है, पता ही है। देखो भाई, J2 का बी पार्ट कहता है ए हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन ए रीजन इज गिवन बाय, कहता है मैग्नेटिक फील्ड इमेजनरी दिया है, बी वेक्टर इक्वल टू बी नॉट ई आर, where ER denotes the unit vector along the radial direction of a point relative to the origin। B नॉट हमारा कांस्टेंट है, सर्कुलर लूप है रेडियस a का, इसमें I का एंड जा रहा है, placed parallel to XY plane and center at 0 0 A। Find magnitude of magnetic force acting on the loop। देख बच्चा, ऐसे हमारा Z एक्सिस ऐसे रखा हुआ है बेटा लूप, ये इसका है सेंटर, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे है बेटा। ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में कराया है, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया बेटा। आगे चलो, आगे चलो, सेक्शन जे में आगे बोलो। J4 का बी पार्ट देख बेटा, J4 का बी पार्ट, J4 का बेटा बी पार्ट पूछा है, कहता है 50 टर्न सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एन दिया है बेटा, रेडियस दिया है, कैरीज ए करंट आई दिया है, इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी दिया है बेटा 0.2 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नेटिक टॉर्क दैट एक्सपीरियंस द कॉइल, तो हो गया होगा बी पार्ट, in a particular position of coil the torque acting on it is half of the maximum turn maximum। what is the angle between magnetic field and plane, तो देख बच्चा, टॉर्क जो है मैक्सिमम टॉर्क का आधा है, इसका मतलब एम बी साइन थीटा इक्वल टू मैक्सिमम एम बी बाई 2, तो एंगल कितना आया बेटा 30 आया ना, लेकिन ये एंगल किसका आया? मैग्नेटिक मोमेंट का, समझा बेटा। तो अगर ऐसा लूप बनाया जाए है ना बेटा, और ऐसा अगर हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है बेटा, है ना, तो इससे बन रहा एंगल कितना? ये 30 डिग्री। तो सवाल पूछा है प्लेन से, तो कॉइल के प्लेन से ये कितना एंगल बनेगा? तो क्या कहेंगे? रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन है पूछा गया ये होगा 60 डिग्री। ठीक है, आगे चलो। K1 आयुष का डाउट है, K1 देखो भाई, K1 में चलो बच्चा, K1 देखो, कहता है 2 सर्कुलर कॉइल्स ईच ऑफ 100 टन्स, 2 कॉइल है बेटा, दोनों का 100 टन्स, आर हेल्ड सच दैट वन लाई इन वर्टिकल प्लेन एंड अदर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। कहता है 2 कॉइल्स है बेटा, दोनों का नंबर ऑफ टर्न 100 है बेटा, एक हमारा वर्टिकल प्लेन में है और दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना बेटा, और ये हो गया बेटा वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अब कहता है रेडियस ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 30 सेंटीमीटर, और सेंटर पे नेट फील्ड न्यूट्रलाइज हो गया, सेंटर पे नेट फील्ड न्यूट्रलाइज हो गया। या अर्थ का भी काउंट करना है, तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ये तुमको दिया है बेटा 27.8 म्यू नॉट एम्पियर मीटर इनवर्स, और एंगल ऑफ डिप दिया है, ये दिया बेटा 30 डिग्री, है ना। तो देख बच्चा, ये है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड,
ये हो गया एंगल ऑफ डिप। तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, कितना होगा बी हॉरिजॉन्टल इंटू tan थीटा। बोल बेटा, निकल गया। ठीक है, अब कहता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो गया, तो देख बेटा हॉरिजॉन्टल कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना बेटा, हॉरिजॉन्टल कॉइल का वर्टिकल फील्ड और वर्टिकल कॉइल का हॉरिजॉन्टल फील्ड, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल और वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल। समझा बच्चा? तो क्या कहोगे, हॉरिजॉन्टल फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड को कौन कैंसिल करेगा, ये वाला। तो लिख दो म्यू नॉट I1 बाई 2R, है ना बेटा, और इस मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कौन करेगा, तो ये वाला, कौन सा, ये वाला कॉइल, इसको मान लो कॉइल 2, तो इक्वल टू म्यू नॉट I2 बाई 2R, ये R1 ये R2। ठीक है बच्चा। K4 देखो बेटा, K4 तो है ही नहीं, K3 है। अच्छा K2 देखो भाई, K2 हमारा कहता है बेटा शॉर्ट मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 8 एम्पियर 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट है बेटा 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर, is lying on a horizontal plane with its north pole 60 degree east of north, है ना बेटा। देख तुम थोड़ा दिमाग लगाता नहीं है बच्चा। देखो कहता है यहां से 60 डिग्री के एंगल, यहां से बेटा एक ऐसे रखा है बेटा मैग्नेट, है ना, इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। कहता है 0.2 मीटर दूर, यहाँ कोई पॉइंट है बेटा 0.2 मीटर दूर, तो इस मैग्नेट का यहाँ फील्ड बी मैग्नेट कितना लिखोगे, बी मैग्नेट इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यू। बोलो बेटा, ठीक है। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, साउथ से नॉर्थ ऐसे होता है बेटा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बेटा, ये हो गया अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हमारा दिया है बेटा कितना 0.3 10⁻⁻4 टेस्ला। ये भी हमको दिया है, ये भी हमको दिया है। एंगल है 60 डिग्री, रिजल्टेंट फील्ड निकालना है बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है बच्चा। K3 का बी पार्ट, a coil of 50 turns 20 centimeter diameter is made with a wire of 0.2 millimeter diameter। resistivity भी दिया है। The coil is connected to a source of EMF 20 volt and negligible internal resistance. What must be the minimum potential difference across the coil so as to nullify Earth's horizontal magnetic induction? Simple तो है बच्चा। अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड BH, सोलेनॉइड का फील्ड म्यू नॉट NI बराबर करो, I निकल गया, है ना। कॉइल का रेजिस्टेंस निकालो रो L बाई A से, है ना, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR। ठीक है बच्चा। अब चलो इतना ही आज के लिए, है ना बच्चा। अच्छे से टेस्ट दो, टेस्ट का पेपर में नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, थोड़े डिफिकल्ट भी हैं लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो करके आना बच्चा, बाय। देखता हूँ शाम में टाइम निकाल करके पॉसिबल हो तो ग्रुप में लिख दूंगा, है ना। लेकिन हो सकता है पेपर का बहाना है सोल्यूशन बेटा जेई मेन का भी सेकंड हाफ में, तो टाइम मुश्किल से मिल पाएगा मेरे को। पेपर के सोल्यूशन में यार 12-1-2 बज जाता है रात में। सॉल्व करो, फिर टाइप करवाओ, फिर उसका वीडियो बनाओ सोल्यूशन, है ना। चल बाय फॉर नाउ, हैव ए गुड डे।